दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनका ओ लेवल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लगा हुआ है, अधिकतर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में और थ्योरी एग्ज़ाम में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में पूछा जा चुका है। तो पाइथन में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे पता करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, तो इसको समझने से पहले हम जरा इसके बारे में जानेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में नहीं पता है तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, दी गई संख्या को उसमें प्रयुक्त प्रत्येक अंक को कुल अंकों की पावर वैल्यू देकर उसका योग करने पर यदि योगफल दी गई संख्या के बराबर होता है तो दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। समझेंगे जरा मैंने यहाँ पे क्या बोला है। दी गई संख्या को, कोई भी अगर आप संख्या देते हैं उसमें प्रयुक्त प्रत्येक अंक, उस संख्या में जितने भी डिजिट यूज किए गए हैं उन अंकों की कुल संख्या जो भी होगी, मतलब जैसे जो भी आपने नंबर दिया है उसमें टोटल कितने डिजिट हैं, जितने आपके डिजिट होंगे उतनी ही आपकी पावर वैल्यू बन जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला भी है, उसमें प्रयुक्त प्रत्येक अंक को कुल अंकों की पावर वैल्यू, यानी प्रत्येक अंक को हमें क्या करना है, उसकी कुल अंकों की जो भी पावर वैल्यू बनेगी उसकी पावर वैल्यू हमें प्रत्येक अंक को दे देनी है, और फिर उसका योग करने पर यानी उसको जोड़ने पर, आपस में सम करने पर यदि योगफल दी गई संख्या के बराबर होता है, जो भी आपने संख्या दी थी अगर उसका योगफल दी गई संख्या के बराबर आता है तो दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। मान लो मैंने यहाँ से 153 यानी 153 नंबर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दी गई संख्या हमारी 153 है और इसमें प्रयुक्त यानी यूज किए गए टोटल डिजिट जो हैं वो आपके 3 है, 1 2 3 यानी 3 आपके टोटल डिजिट हो जाएंगे, तो हमारी जो पावर बनेगी वो 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बोला है प्रत्येक अंक को उसकी कुल पावर वैल्यू देना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 के ऊपर भी 3 रखना है, 5 के ऊपर भी 3 रखना है और 3 के ऊपर भी पावर वैल्यू 3 देनी है। प्रत्येक डिजिट को टोटल अंकों की पावर वैल्यू देना है, आप ऐसे समझ लीजिए, प्रत्येक डिजिट को कुल अंकों की पावर वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पे फिर इसको जब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे और इसका योगफल अगर 153 ही आता है तो यह आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। नीचे मैंने सॉल्व करके भी दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे दिया गया नंबर 153 है, तो यहाँ से 1 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर 3 हो जाएगी, और जब इन सब को आपस में जोड़ा जाएगा तो टोटल 153 आएगा। मतलब ये है कि जो भी योगफल आया है, जो भी योगफल 153 आया है वो दी गई संख्या 153 इसके बराबर है। तो जो हमने संख्या दी थी उसके बराबर ही हमारा योगफल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। ये प्रोग्राम बहुत ही आराम आप सीखेंगे, समझेंगे, जिससे कि आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक n नाम का वेरिएबल बनाया है, तो मैं n नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी। मान लो वैल्यू यूजर जो इंटर कर रहा है 153 यानी 153 यूजर इंटर कर रहा है, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी 153 हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक ओरिजिनल नाम का वेरिएबल बनाया है, और ओरिजिनल नाम का जो वेरिएबल है इसमें मैंने n की वैल्यू को कॉपी किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n की जो वैल्यू थी 153 थी, तो यहाँ से ओरिजिनल में हमने जब n की वैल्यू को कॉपी किया तो ओरिजिनल की जो वैल्यू हो जाएगी 153 हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे क्यों किया है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 0 दिया है, और 0 नाम जब किसी भी संख्या के साथ में 0 जोड़ा जाता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से 0 इनिशियलाइज कर दिया है। फिलहाल इसका आगे आपको यूज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा चलिए जानते हैं। मैंने यहाँ पे बोला है कि जब तक n की वैल्यू ज़्यादा रहे 0 से, तब आपको क्या करना है, ये 2 लाइन आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो n की वैल्यू सबसे पहले आप देखेंगे 153 है, तो यहाँ से n की वैल्यू को चेक किया जाएगा। 153 जो हमारा होगा ये हमारा 0 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि सम नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसमें मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, मैंने कहा सम की वैल्यू को स्टोर कर दीजिए। तो सम की वैल्यू 0 थी तो 0 पहले से आ जाएगा,
और फिर प्लस आपका आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया है, और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ शेषफल वैल्यू को रिटर्न करता है। तो n की वैल्यू जो थी वो हमारी 153 है, और यहाँ से जब 10 से 153 को भाग दिया जाएगा तो हमारा जो शेषफल वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। आप निकाल के अलग देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो इन तीनों की आपस में जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो यहाँ पे आपका 27 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भी n की वैल्यू आई है, जो भी n की वैल्यू है उसको उस n की वैल्यू को फ्लोर डिवीजन इस्तेमाल किया गया है, 10 से डिवाइड किया जाएगा और जो भी पूर्णांक वैल्यू होगी उसको लाया जाएगा। फिलहाल जब मैंने 10 से n की वैल्यू 153 को डिवाइड किया था तो 3 हमारा शेषफल निकल चुका था। वहाँ पर हमारा जो n की वैल्यू बची थी वो 150 बची थी। तो यहाँ से क्या होगा कि जब 10 से 150 को डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ पर हमारा जो इंटीजर रिटर्न होगा वो 15 रिटर्न होगा। और जब अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारी जब 150 को 10 से डिवाइड करेंगे, 150 को यानी n की वैल्यू 150 हो गई थी, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा n की वैल्यू 15 बन चुकी होगी। अब यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से फिर से लूप चलेगा और यहाँ पर ये इसको चेक करेगा। n की वैल्यू अब हमारी बन चुकी है 15 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 0 से ज़्यादा है। तो फिर से क्या होगा, यही वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सम की वैल्यू जो है वो हमारी 27 पहले से बन चुकी थी, प्लस अब यहाँ से n को फिर से डिवाइड किया जाएगा 10 से। चूँकि n की वैल्यू तो 15 बन चुकी, इसलिए जब यहाँ से 10 से 15 को भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी मॉडुलस वैल्यू बचेगी वो 5 आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू 5 हो जाएगी। पहले 3 आया था, अब यहाँ से मॉडुलस वैल्यू हमारी बन जाएगी 5। तो यहाँ से इन तीनों की आपस में जब गुणा की जाएगी तो आपका आ जाएगा 125। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी कि 152 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हमने 10 को, अब ये वाली लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो n में टोटल जो वैल्यू बची है वो n की वैल्यू बची थी वो 10, क्योंकि जब मैंने 10 से 15 को भाग दिया था तो 5 मॉडुलस वैल्यू निकल गया था तो 10 बचा था। अब 10 से जब 10 को भाग दिया जाएगा यानी यहाँ पर n की वैल्यू बन चुकी है 10, और जब 10 से 10 को भाग दिया जाएगा तो यहाँ से 10 × 10 निकल जाएगा, यानी आपका जो इंटीजर रिटर्न होके आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर से यहाँ से जा कर के ये लूप चलेगा, वाइल लूप, और चेक करेगा n की वैल्यू कितनी है। 1 जो है वो हमारा 0 से ज़्यादा है, तो अभी भी n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगा कि सम की टोटल वैल्यू 152 हो गई थी, और यहाँ पे फिर ये प्लस करेगा और n को 10 से डिवाइड करेगा तो n की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी थी। 1 को जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे 10 से हमारा 1 जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू 10 से 1 हमारा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या होगा कि जो हमारा 1 है यही हमारा मॉडुलस वैल्यू के रूप में आ जाएगा अथवा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। तो इसमें 1 यानी सम के बाद मैं 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू जो फिलहाल हमारी आएगी वो 1 ही आ जाएगी। इस प्रकार जो हमारी सम की वैल्यू बन जाएगी वो हमारी 153 बन जाएगी, 153 बन जाएगी। जब यहाँ से 153 वैल्यू हो जाती है उसके बाद फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब n की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया जाएगा और फ्लोर डिवीजन वैल्यू निकाली जाएगी। तो n की जो वैल्यू थी वो 1 थी, और जब 1 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 0.1 यानी मैं इसको फिर से अलग दे देता हूँ। 1 को आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आपका आ जाएगा,
10 एकन 10, यानी फ्लोर डिवीजन वैल्यू जो आएगी वो हमारी फ़िलहाल 0 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगा हुआ है, वो डेसिमल वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, पूर्णांक वैल्यू को ही रिटर्न करता है। तो जो n की वैल्यू बन जाएगी वो हमारी वैल्यू बन जाएगी 0। अब यहाँ से फिर से जा कर के लूप चलेगा और यहाँ पे जा कर के n की वैल्यू को चेक किया जाएगा। तो n की वैल्यू बन चुकी है 0 और 0 आपका 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर अब उसके बाद जब ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा स्टेटमेंट रन होगा। अब चेक किया जाएगा कि यदि ओरिजिनल की वैल्यू, जो ओरिजिनल नाम का वेरिएबल हमने बनाया था उसमें जो वैल्यू है वो सम की जो वैल्यू निकल के आई है उसके बराबर है। तो ओरिजिनल में हमने कितना स्टोर किया था, ओरिजिनल में जो हमने n की वैल्यू को स्टोर करवाया था, ओरिजिनल में हमारी वैल्यू थी 153। तो यहाँ से ओरिजिनल में भी 153 है और सम की वैल्यू चेक करते हैं तो सम की वैल्यू भी हमारी 153 निकल के आई है। तो ओरिजिनल वैल्यू और सम की वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारी ओरिजिनल की वैल्यू सम के बराबर होती है तो ये हमारा ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए, यह हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर ऐसा नहीं होता तब ये वाली लाइन प्रिंट होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है यस इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 153 जो यूजर 153 इंटर करेगा, इनपुट करेगा, वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो दोस्तों फाइनली अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कैसा बना है, अथवा जो हमने नंबर दिया है वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो मैं इसको सेव करके F5 से रन करता हूँ और यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा 153, तो ये बताएगा कि ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर मैं इसी यहीं पे दूसरा नंबर मैं कोई दे देता हूँ, तो यहाँ से 152 अगर मैं देता हूँ तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है।